कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 10 जिसका नाम है चतुर्भुज की अभ्यास 10D के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 10D का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, आकृति 10.22 ABCD एक समांतर चतुर्भुज का है। वे प्रतिबंध बताइए जबकि यह समचतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है जो आकृति 10.22 दी गई है यह एक समांतर चतुर्भुज है और हमको यह बताना है कि ये जो आकृति समांतर चतुर्भुज की है यह समचतुर्भुज होगी तो उसके लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज कब समचतुर्भुज कहलाएगा, कौन कौन सी वे शर्त हैं जिसकी वजह से ये समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज में बदल जाएगा। उन शर्तों उन प्रतिबंधों को हमें लिखने के लिए कहा गया है। फिर बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज आयत कब बनेगा, कौन सी वे शर्तें हैं जिनकी वजह से ये समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा और कौन सी वे शर्तें हैं जिनकी वजह से यह समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा। वे सभी प्रतिबंध वे सभी शर्त लिखने के लिए प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है। अब देखिए, पहला हमको देखना है कि समचतुर्भुज कब बनेगा। ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब बदलेगा। कोई समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज तब कहलाता है जब उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो। समांतर चतुर्भुज की जैसे ये कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, क्योंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी एक तो सम्मुख भुजा बराबर होंगी और समांतर होंगी, इसलिए ये बीसी वाली जो रेखा है यह समांतर होगी एडी के और बीसी वाली रेखा बराबर भी रहेगी एडी के तथा सम्मुख भुजा ए बी वाली बराबर रहेगी सी डी के और ये इसके समांतर भी होगी। एडी वाली ए बी वाली जो रेखा है वह समांतर होगी सी डी के और बराबर भी रहेंगी ये दोनों रेखा ए बी बराबर सी डी। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, इनकी वजह से सम्मुख भुजा बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। अब ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब बनेगा, जब इसकी चारों भुजाओं की लंबाई अगर बराबर हो जाएगी तब यह समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज कहलाएगा। तो अगर ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो ए बी बी सी सी डी और डी ए और चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी तो ये एक समचतुर्भुज बन जाएगा। तो पहले वाले सवाल का जो उत्तर हो जाएगा उसको हम यहां लिख लेते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। जब इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी तो यह समचतुर्भुज कहलाएगा। अब दूसरे सवाल को देखिए, आयत होगा। यह समांतर चतुर्भुज आयत कब बनेगा। अब समांतर चतुर्भुज आयत तब कहलाता है जब उस एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो तो तब वह समांतर चतुर्भुज आयत कहलाता है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजा तो बराबर रहेंगी और समांतर भी रहेंगी, बस इसके प्रत्येक कोण की माप अगर 90 डिग्री हो जाए तब यह समांतर चतुर्भुज एक आयत में बदल जाएगा। अगर समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तब वह एक आयत कहलाएगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री हो। अगर इस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप या कोई से भी एक कोण की माप अगर समकोण 90 डिग्री हो जाएगी तब ये समांतर चतुर्भुज एक आयत कहलाएगा। अब तीसरा सवाल देखिए, अब हमको बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज वर्ग कब होगा। अब इसका उत्तर लिखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज वर्ग तब कहलाता है जब उसका प्रत्येक कोण समकोण भी हो और चारों भुजाओं की लंबाई भी बराबर हो। अगर इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और प्रत्येक कोण समकोण रहेगा तब ये एक वर्ग बदल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। जब ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर रहेगी तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण
90 डिग्री हो, तब ये समांतर चतुर्भुज एक वर्ग कहलाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में निम्नलिखित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। अगर उस समांतर चतुर्भुज के लिए एबीसीडी जो समांतर चतुर्भुज है उसके लिए अगर ये प्रतिबंध हो कि एबी वाली भुजा बीसी के बराबर हो जाए, तब वह समांतर चतुर्भुज किस प्रकार की आकृति कहलाएगी, ये हमको बताना है। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। ये हो गया जैसा हमारा एक समांतर चतुर्भुज, इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। ये एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। अब पहले कथन में कहा गया है कि ए बी बराबर बीसी, कि ए बी वाली जो भुजा है, ए बी वाली भुजा की लंबाई इस बीसी वाली भुजा के बराबर है। अगर सम्मुख, देखिए ये संलग्न भुजा है दो, पास वाली दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो गई और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ए बी की लंबाई जितनी होगी उतनी लंबाई सी डी की भी रहेगी और बीसी की लंबाई जितनी है उतनी लंबाई डी ए की भी होगी। तो इस प्रकार ये चारों भुजाओं की लंबाई हो जाएगी बराबर। अगर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई बराबर है, तब उस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी। तब ये आकृति, अगर ए बी वाली भुजा की लंबाई बीसी के बराबर है, तब यह आकृति, ये समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज में बदल जाएगा। सम चतुर्भुज। अगर समांतर चतुर्भुज की कोई दो संलग्न भुजाओं की लंबाई बराबर रहेगी, तब वह समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज कहलाता है। तो पहले कथन का उत्तर हो जाएगा सम चतुर्भुज। अब दूसरे सवाल में दिया गया है कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। कोण ए बी सी, शीर्ष बी पर जो कोण बना है, अगर यह 90 डिग्री का हो जाए, अगर शीर्ष बी पर बना कोण 90 डिग्री का होगा, तब यह समांतर चतुर्भुज कौन सी आकृति में बदल जाएगा। अगर देखिए समांतर चतुर्भुज का शीर्ष बी पर बना कोण 90 डिग्री हो जाए, तो 90, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बी वाला 90 है तो डी वाला भी 90 हो जाएगा और एक ही रेखा पर बने दो कोणों का योग 180 होता है। अगर कोण ए और कोण बी दोनों को जोड़ा जाए तो 180 आना चाहिए। तो ये 90 ये है तो 90 ये वाला हो जाएगा। 180 में से 90 घटाएंगे तो दूसरा कोण भी मिल जाएगा और जितना कोण ए है उतना कोण सी भी होगा। अगर एक कोण के 90 डिग्री हो जाने से इस समांतर चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री हो जाएंगे और वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है उसको हम कहते हैं आयत। तो ये कथन सत्य होने पर यह आकृति आयत में बदल जाएगी। तो दूसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा आयत। अब तीसरा सवाल है कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर बीसी, कि एक कोण भी 90 डिग्री का हो और दो संलग्न भुजा ए बी बीसी के बराबर हो। संलग्न भुजा बराबर होने से चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी। देखिए अगर समांतर चतुर्भुज की पास वाली दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो आमने सामने वाली भुजा की लंबाई तो समांतर चतुर्भुज में पहले से ही बराबर रहती है। तो ए बी की लंबाई सी डी के बराबर, बीसी की लंबाई ए डी के बराबर, तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो गई। एक शीर्ष 90 डिग्री का होने से चारों शीर्ष 90 डिग्री के हो जाएंगे और जब ये दोनों कंडीशन लगती हैं कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण है, चारों भुजाओं की लंबाई भी बराबर है, तब वह आकृति कहलाती है वर्ग। तो इस तीसरे कथन में ये सत्य होने पर यह समांतर चतुर्भुज वर्ग में बदल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग, किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेमी है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमको किसी वर्ग के, वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो आकृति वर्ग जो है, वर्ग के विकर्ण का वर्ग करने पर 50 वर्ग सेमी मिलेगा, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। और इसका परिमाप हमको बताना है कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई जोड़कर क्या आएगा। परिमाप का मतलब है उसकी, वर्ग की, जैसे हम एक आकृति बना लेते हैं वर्ग, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री की माप का होता है, उस आकृति को हम कहते हैं वर्ग। तो इसकी चारों भुजाओं का योग इसकी परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप हमको ज्ञात करनी है। परिमाप वर्ग की हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उसकी भुजा की लंबाई हमको ज्ञात हो।
तो पहले हम वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न में जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का जो वर्ग है वह बराबर है 50 वर्ग सेमी के। वर्ग सेमी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की घात 2। कि वर्ग का जो विकर्ण है, इस वर्ग के जो विकर्ण की लंबाई है उसका जब वर्ग करेंगे तो 50 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। और वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्गमूल 2 गुणा भुजा। तो वर्ग का भुजा की लंबाई, उसका वर्ग, देखिए वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्गमूल 2 की गुणा कर देते हैं भुजा की लंबाई से। अब इसका वर्ग बराबर में 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब रूट, ये वर्ग जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो वर्गमूल 2 गुणा भुजा। तो ये वर्ग जो था गुणा √2 गुणा भुजा का जो वर्ग था, वर्ग दाहिने पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्गमूल 2 गुणा भुजा बराबर 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 2, और ये वर्ग सेंटीमीटर जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब वर्गमूल 2 गुणा भुजा बराबर 25 का वर्गमूल 5, और 2 जो है, ये 2 का जो वर्गमूल होगा वह एक पूर्ण संख्या तो रहेगा नहीं, तो इसको वर्गमूल के अंदर ही रहने देते हैं। और वर्ग सेंटीमीटर का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह कैंसिल हो जाता है, केवल सेंटीमीटर बचेगा। तो √2 से √2 कट जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में। √2 से √2 कट जाएगा, तो भुजा की लंबाई यहां से हमको मिल जाएगी, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखते हैं वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा की लंबाई अभी हमने ज्ञात की है 5 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और 5 चौक हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप हमको मिल गया है 20 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4, आपकी पुस्तक के एक पन्ने का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, तो क्या यह पुस्तक आयताकार है? प्रश्न में पूछा गया है कि अगर आपकी पुस्तक के एक पन्ने का विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है तो क्या यह पुस्तक आयताकार होगी? देखिए जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसी आकृति बनाते हैं। देखिए पुस्तक आयताकार तब होगी, जैसे ये पुस्तक है, पुस्तक आयताकार, आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई, जैसे अगर हम इसका नाम रख दें ABCD, एक आयत है। आयत के, ये आयत तभी बनेगा जब इसके दोनों विकर्णों की लंबाई कैसी हो, बराबर रहेगी। प्रश्न में कहा गया है कि आपकी जो पुस्तक है उसके एक पन्ने का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से कैसा है, छोटा है। कि ये वाला विकर्ण, जैसे AC वाला जो विकर्ण है, अगर प्रश्न में बोला है यदि यदि AC वाला जो विकर्ण है वह दूसरे वाले विकर्ण से कैसा है, छोटा है, कि AC वाला विकर्ण BD वाले विकर्ण से छोटा है, तो तब ये आयत होगा या नहीं? तब ये आयत होगा या नहीं, ये हमसे इस प्रश्न में पूछा है। तो आयत यह तभी होगा जब आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होगी। कोई से भी विकर्ण, कोई सा भी विकर्ण छोटा बड़ा नहीं होगा। दोनों विकर्णों की लंबाई अगर बराबर होगी तभी वह पुस्तक आयताकार कहलाएगी। और प्रश्न में बोला है कि आपकी पुस्तक के जो पन्ने का एक पन्ना है उसका एक विकर्ण दूसरे वाले विकर्ण से छोटा है, तो यहां विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं है, अब यह पुस्तक एक आयताकार नहीं कहलाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। नहीं लिख देंगे, पुस्तक आयताकार नहीं है। पुस्तक पुस्तक आयताकार आयताकार नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं है। दोनों विकर्णों
की लंबाई बराबर नहीं है। तो यह पुस्तक आयताकार नहीं है क्योंकि इसके दोनों विकर्णों, इसके पन्ने के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं है यहां पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, एक आयत बनाइए जिसकी सलंग भुजाएं क्रम से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इसके विकर्ण को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि पहले हमको एक आयत बनाना है और आयत की दो सलंग भुजाओं की लंबाई हमको दी गई है। एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है और दूसरी भुजा है 8 सेंटीमीटर की। तो पहले हम आयत का निर्माण करेंगे जिसकी दो सलंग भुजाओं की लंबाई प्रश्न में दी गई है। तो यहां पर हम आयत बनाएंगे। पहले हम आयत बनाएंगे। आयत बनाने के लिए पहले एक भुजा खींचेंगे इसकी पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबाई की। तो पटरी की सहायता से हम एक रेखा यहां पर खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर लंबाई की। तो यहां से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे अपनी रेखा को। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इस सिरे का नाम, एक सिरे का नाम हम रख लेते हैं ए, दूसरे सिरे का नाम रख लेते हैं बी। अब सलंग भुजा जो है ए बी के जो पास वाली जो सलंग भुजा होगी उसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और आयत के प्रत्येक विकर्ण की जो लंबाई, आयत के प्रत्येक कोण की माप होती है 90 डिग्री। तो शीर्ष ए पर भी 90 डिग्री का कोण होगा, शीर्ष बी पर भी 90 डिग्री का कोण होगा और आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो आयत देखिए इस प्रकार बनेगा जैसा प्रश्न में दिया गया है। तो सलंग भुजा अगर ये 6 है तो पास वाली 8 है, 6 के सामने वाली 6 सेंटीमीटर लंबाई की होगी, 8 के सामने वाली 8 सेंटीमीटर लंबाई की होगी और प्रत्येक कोण रहेगा 90 डिग्री का। तो इस प्रकार की आकृति हम यहां पर बना रहे हैं। तो शीर्ष ए और बी दोनों पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा हम खींच लेंगे और फिर उन पर प्रकार में दूरी भरकर 8 सेंटीमीटर की दो चाप लगा देंगे और वे दोनों चाप इन रेखाओं पर जहां प्रतिच्छेद करेंगे उनको मिला देंगे, फिर हमारी आकृति आयत की तैयार हो जाएगी। तो प्रकार की सहायता या चांदे की सहायता से शीर्ष ए और बी पर दोनों पर हम 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। ये तो शीर्ष ए पर प्रकार चांदे को रखेंगे और ये 90 डिग्री माप का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ये हो गई। इसी प्रकार शीर्ष बी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा यहां पर भी खींच लेंगे। अब प्रकार में दूरी भरेंगे 8 सेंटीमीटर लंबाई की पटरी की सहायता से। 8 सेंटीमीटर लंबाई की ये दूरी भर ली हमने प्रकार में। अब शीर्ष ए से एक चाप इस प्रकार लगाएंगे जो इस 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करे। इसी प्रकार शीर्ष बी पर भी एक चाप लगाएंगे जो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करे। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही इस आयत के तीसरे और चौथे शीर्ष हो जाएंगे और इनको फिर हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो ये आयत का निर्माण हमने कर लिया है कि आधार वाली जो नीचे वाली भुजा है इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, जो सलंग भुजा है उसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और आयत की समूह भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो 6 के सामने वाली भुजा जो होगी उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 के सामने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और प्रत्येक शीर्ष पर जो कोण बनेगा वह बनेगा 90 डिग्री माप का कोण। तो ये हमने आयत की लंबाई, आयत का निर्माण कर लिया है। दी गई दो सलंग भुजाओं की जो माप हमको प्रश्न में दी गई थी उन भुजाओं के आयत का निर्माण हमने यहां पर कर लिया है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि इसके विकर्णों को मापिए।
इसके आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई मापने के लिए हमसे बोला गया है कि विकर्ण जो ए बी रहेगा, विकर्ण यहां पर एक तो विकर्ण होगा ए सी, तो यहां लिख लेते हैं, तीसरा शीर्ष सी, चौथा शीर्ष डी। तो एक विकर्ण ए सी है, दूसरा विकर्ण होगा बी डी। अब इन दोनों विकर्णों की लंबाई पहले हम माप लेते हैं, जैसा प्रश्न में कहा गया है। प्रकार की मदद से ही माप लेंगे। शीर्ष ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, फिर शीर्ष सी पर रखेंगे प्रकार की नोक। पेंसिल की नोक शीर्ष सी पर। ये दूरी हमने प्रकार में भर ली है, अब इसको अपनी पटरी पर माप लेंगे। प्रकार की नोक 0 पर और पेंसिल की नोक रखेंगे आगे, देखिए कहां पर जाएगा। तो ये दूरी जो आ रही है, प्रकार की नोक हमने रखी 0 पर और पेंसिल की नोक हमको मिल गई है यहां पर 10 पर। तो विकर्ण एसी की जो लंबाई है वह हमको मिली है 10 सेंटीमीटर। यहां पर लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। और आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर ही आएगी। देखिए प्रकार में उतनी ही दूरी भरेंगे, जितनी दूरी हमने पहले एसी को मापने के लिए भरी थी उतनी दूरी इसमें बी से डी तक के बीच की दूरी आई है। तो ये विकर्ण बीडी की लंबाई भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो दोनों विकर्ण की जो लंबाई है हमने यहां पर मान ली है। विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी दोनों की लंबाई आई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में आगे भी हमसे कहा गया है, देखिए आगे प्रश्न में क्या बोला गया है, पढ़िए। विकर्णों को मापिए। विकर्णों की दोनों की लंबाई हमने यहां पर माप ली है। पाइथागोरस प्रमेय से मापकर सत्यापन कीजिए। ये विकर्णों की जो लंबाई आई है ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से मापिए। देखिए जो विकर्ण है, आधार विकर्ण एसी है और इस आयत का आधार है ए बी, और यहां पर लंब जो ऊंचाई है ये बीसी, ये लंब हो जाएगा। तो एक त्रिभुज यहां पर बन रहा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि शीर्ष बी पर 90 डिग्री का कोण है। तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। ए बी सी में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसका वर्ग। 90 के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो इस त्रिभुज ए बी सी में 90 के सामने वाली भुजा है एसी, तो लिखेंगे एसी का वर्ग बराबर होगा इस त्रिभुज के आधार ए बी का वर्ग प्लस लंब बीसी के वर्ग। इस त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग है वो आधार और लंब दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग आधार और लंब दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब इसकी मदद से हम इस विकर्ण एसी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए बी कितना है, ए बी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का वर्ग। बीसी की लंबाई है यहां पर 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का वर्ग। 6 का वर्ग 36 वर्ग सेंटीमीटर, 8 का वर्ग 64 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये एसी का वर्ग था, वर्ग जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा, तो 100 सेंटीमीटर वर्ग का हम निकालेंगे वर्गमूल, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एसी बराबर हमको मिल जाएगा 100 का वर्गमूल 10 और वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल सेंटीमीटर। तो विकर्ण एसी की जो लंबाई है पाइथागोरस प्रमेय से भी 10 सेंटीमीटर आई, और जब हमने इसकी लंबाई मापकर ज्ञात की थी एसी की लंबाई तब भी 10 सेंटीमीटर थी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सत्यापन हो गया है विकर्ण की लंबाई का, कि पाइथागोरस प्रमेय से जो विकर्ण की लंबाई आई है वही जब हमने इस आयत का निर्माण किया और फिर इस विकर्ण की लंबाई मापी तो वह भी 10 सेंटीमीटर ही है। तो दोनों बराबर हैं। तो प्रश्न संख्या 5 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है। एक आयत बनाइए, इसमें भी हमको एक आयत बनाना है। इसकी संलग्न भुजाएं क्रम से 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। विकर्णों की
को मापिए और पाइथागोरस फिर से इसका सत्यापन कीजिए। तो यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह है। तो पहले हम आयत बनाएंगे जिसकी लंबाई हमको 5 और 12 सेंटीमीटर दी गई है, जिसकी सलंग भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो पटरी लेंगे, तो हमको आयत का निर्माण करना है और आयत के निर्माण के लिए देखिए पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इधर आयत का। आयत की सम्मुख भुजा, जैसे हम आयत बनाएंगे ए बी सी डी, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है। तो अगर आधार की लंबाई हम 5 सेंटीमीटर लें, 5 सेंटीमीटर, तो ये सलंग भुजा बीसी की लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और 5 के सामने वाली भुजा सीडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, और बीसी के सामने वाली भुजा एडी की लंबाई भी 12 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण रहेगा 90 डिग्री का। तब ये आयत बनेगा। तो आयत बनाएंगे अब हम। पहले हम आधार ए बी खींचेंगे 5 सेंटीमीटर लंबाई का पटरी की सहायता से। ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमने यहां पर खींच लिया है। इसके एक सिरे का नाम हम ए रखते हैं, दूसरे सिरे का नाम बी। अब दो आयत के प्रत्येक शीर्ष पर जो कोण होता है वह 90 डिग्री माप का होता है। तो शीर्ष ए पर भी और शीर्ष बी पर भी 90 डिग्री माप का कोण बनाने वाली दो रेखा खींच लेंगे चांदे की मदद से। शीर्ष ए पर अपने चांदे को रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा यहां पर खींच लेंगे। इसी प्रकार शीर्ष बी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। तो दोनों शीर्षों पर हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया है। भुजा बीसी की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। तो प्रकार की मदद से हम शीर्ष ए और बी पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप लगाएंगे जो इन 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं को प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करेगा। 12 सेंटीमीटर की दूरी हम अपने प्रकार में भर लेते हैं और शीर्ष ए से भी एक चाप लगाएंगे। ये लग गया चाप। और शीर्ष बी से भी एक चाप लगाएंगे। तो ये दोनों चाप इन रेखाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वही बिंदु आयत के शीर्ष सी और डी रहेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं शीर्ष, ये शीर्ष सी है, ये शीर्ष डी है, और सी से डी को मिला देंगे। ये मिला दिया सी से डी को। ये हो गया। तो आधार था 5 सेंटीमीटर लंबाई का, सलंग भुजा की लंबाई थी 12 सेंटीमीटर। 5 के सामने वाली भुजा सी डी है, वह भी 5 सेंटीमीटर होगी, और बीसी के सामने वाली भुजा है 12 सेंटीमीटर की लंबाई, और प्रत्येक कोण रहेगा समकोण। तो दी गई माप के आयत का निर्माण हमने यहां पर कर लिया है। अब इसके विकर्ण की लंबाई हमको मापनी है। तो विकर्ण की लंबाई हम माप लेते हैं अब, या पटरी की सहायता से ही आप माप लेंगे इसको।
दोनों विकर्णों की लंबाई हम पटरी की सहायता से माप लेंगे। देखिए विकर्ण AC की जो लंबाई आई है वह A से यहाँ C तक की जो दूरी है वह है दूरी 13। तो विकर्ण लिखते हैं यहाँ पर विकर्ण AC की लंबाई हमको मिल गई है 13 सेंटीमीटर। और आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है तो विकर्ण BD की लंबाई भी यहाँ पर हमको मिलेगी 13 सेंटीमीटर। अब इस माप का सत्यापन हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर लेंगे। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं विकर्ण की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर इस विकर्ण AC की लंबाई अगर हम ज्ञात करें तो ये एक त्रिभुज यहां पर बन रहा है ABC, एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि शीर्ष B पर जो है 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? AC। ये कर्ण होगा तो कर्ण AC का जो वर्ग होगा वह बराबर होगा आधार के वर्ग AB का वर्ग प्लस लंब लंब BC का वर्ग, दोनों के योगफल के बराबर रहेगा। कर्ण AC का जो वर्ग होगा आधार AB और लंब BC के वर्गों के योगफल के बराबर आएगा। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम इस विकर्ण AC की लंबाई अब हम ज्ञात करेंगे। तो आधार AB की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग, और लंब BC की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का वर्ग। 5 का वर्ग 25 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा। 12 का वर्ग 144 और ये सेंटीमीटर का वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये AC की माप हमको ज्ञात करनी है तो AC का जो वर्ग था दाहिने पक्ष में वर्गमूल में बदल जाएगा। तो 169 सेंटीमीटर के वर्ग का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 169 का वर्गमूल होता है 13 और सेंटीमीटर के वर्ग का जब वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा केवल सेंटीमीटर। तो विकर्ण AC की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से भी 13 सेंटीमीटर हमको मिली। और जो आयत का निर्माण हमने किया था मापकर विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करी तो वह भी 13 सेंटीमीटर थी। तो ये सत्यापन हो गया है विकर्णों की लंबाई का कि पाइथागोरस प्रमेय की मदद से जो विकर्ण की लंबाई हमको मिली है वही आयत के निर्माण करने पर विकर्ण की लंबाई थी। तो प्रश्न संख्या 6 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 है समचतुर्भुज का एक विकर्ण, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी भुजा के बराबर हो, उसकी भुजा के बराबर हो तो उसके सभी अंत्य कोणों का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला है कि अगर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। ये एक विकर्ण की माप यदि एक भुजा के बराबर हो तो उसके सभी अंत्य कोणों का मान कितना हो जाएगा। जैसे एक समचतुर्भुज है, यहां पर हम बना लेते हैं समचतुर्भुज। देखिए कैसे बनता है समचतुर्भुज। जैसे ये एक समचतुर्भुज है ABCD, ABCD समचतुर्भुज है। तो ये ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है। अब प्रश्न में आगे हमसे बोला गया है जो इसके एक विकर्ण की लंबाई भी इन भुजा की लंबाई के बराबर हो जाए। तो अगर ये समचतुर्भुज है तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर रहेगी। अगर हम एक भुजा की लंबाई 5 मान ले तो चारों भुजाओं की लंबाई 5 होगी। अब प्रश्न में यह भी बोला है कि जो विकर्ण की लंबाई है भुजा की लंबाई के बराबर है, तो इस विकर्ण की लंबाई भी हम 5 ही हो जाएगी। अब देखिए यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। इस समचतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ABC, ये एक त्रिभुज है, और एक है ADC। इस विकर्ण ने इस समचतुर्भुज को दो त्रिभुजों में तोड़ दिया है। दोनों त्रिभुजों में देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है, और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज जो है ABC जो है इसकी भुजा AB, BC और AC तीनों की लंबाई कैसी है? बराबर है। और जब
किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो वह त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री माप का। तो यहां पर तीनों कोणों की माप हो जाएगी 60 डिग्री। अब ऐसा ही त्रिभुज ऊपर भी बना हुआ है। एडी की लंबाई भी 5 है, सीडी की लंबाई भी 5 है और एसी की लंबाई भी 5 है। तो यह भी एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप होती है 60 डिग्री। तो यहां पर जो कोण बनेगा उनकी माप हो जाएगी 60 डिग्री। अब हम इस समचतुर्भुज के चारों कोणों की माप लिख सकते हैं। तो लिखते हैं समचतुर्भुज समचतुर्भुज के कोण। समचतुर्भुज के अगर कोण की माप लिखें, कोण ए की माप लिखे, देखिए कोण ए पर 60 विकर्ण एसी के नीचे जो कोण बना है उसकी माप 60 डिग्री, विकर्ण एसी के ऊपर जो कोण बना है 60 डिग्री। तो 60 और 60 जुड़कर हो जाएगा 120 डिग्री। अब शीर्ष बी पर जो कोण बना है उसकी माप है 60 डिग्री। शीर्ष सी पर जो कोण बना है उसकी माप 60 और 60 जुड़कर हो जाएगी 120 डिग्री। और शीर्ष डी पर जो कोण बना है उसकी माप है 60 डिग्री। तो इस प्रकार हमने समचतुर्भुज के चारों कोणों की माप ज्ञात कर ली है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रश्न में बोला है समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी एक भुजा के बराबर है। समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमने एक समचतुर्भुज बनाया ए बी सी डी जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई हम मान लेते हैं 5-5 सेंटीमीटर। अब बोला है एक विकर्ण की लंबाई भी 5 सेंट भुजा की लंबाई के बराबर है। तो भुजा की लंबाई जब 5 मानी है तो विकर्ण की लंबाई भी 5 हो गई। अब इस विकर्ण ने इस समचतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया, एक त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज एडीसी। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप होती है 60 डिग्री। तो चारों तीनों कोण 60 डिग्री के हो गए। इसी प्रकार ऊपर भी एक समबाहु त्रिभुज था तो उसके भी तीनों कोण 60-60 डिग्री माप के हो गए। अब समचतुर्भुज के जब हमने कोण लिखे तो सी से पर जो कोण बना है 60-60 120 डिग्री। शीर्ष बी पर कोण की माप 60 डिग्री, शीर्ष सी पर कोण की माप है 120 डिग्री और शीर्ष डी पर कोण बने कोण की माप 60 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 7 में समचतुर्भुज के चारों कोणों की माप हमने यहां पर ज्ञात कर ली है। तो प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 10D भी कंप्लीट हो चुकी है और इकाई 10 कंप्लीट हो चुकी है। आज नेक्स्ट क्लास में हम इकाई 11 की अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आ गई हो, वे सभी छात्र छात्राएं अपनी सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई इकाई के प्रश्नों के साथ।